साथियों, कैसे हो आप। मैं बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा, जो कि वकील के लिए सबसे बड़ी एग्ज़ाम मानी जाती है, उनके बारे में कुछ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो हिंदी वाले बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को बोल रहे थे कि सर आप एक वीडियो हमको हिंदी में बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का प्रोवाइड करा दीजिए। तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करा रहा हूँ। वैसे अभी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है तो ये पेपर हिंदी एंड इंग्लिश। तो अपन ज़्यादा बात ना करते हुए और बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का जो 23 दिसंबर 2018 का कैसा पेपर था, पुराने पेपर को, प्रैक्टिस सेट को देखते हुए हम चलते हैं। सेट कोड ए। तो आपका क्वेश्चन ये रहा। तो आपका क्वेश्चन ये बोल रहा, restriction might not be imposed of freedom provided under Article 9(1)(a) on this ground। किस अनुच्छेद के तहत 1(a) के तहत प्रदान की गई स्वतंत्रता पर किस आधार का प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते। यानी कि जो स्वतंत्रता हमको प्रदान की गई है अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत, उस अनुच्छेद के आधार पर हम किस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। मानहानि नंबर 1। नंबर 2 पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक आदेश। नंबर 3 राजद्रोह। नंबर 4 राज्य की सुरक्षा। अब इनमें से क्या है सही आंसर। तो इनका सही आंसर है सेडिशन, राजद्रोह। राजद्रोह के बारे में हम इनके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है, जूम आउट करके देख देता हूँ साथियों में। केवल नागरिक को दिए गए अधिकार है। राइट द ग्रांटेड टू सिटीजन इज ओनली इच। इन्हें भारत के नागरिक को संविधान ने कौन से अनुच्छेद और कौन से अधिकार दिए। अनुच्छेद 21, इसमें सभी को समान जीने की आज़ादी। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19(1)(a), आर्टिकल 25 यानी धर्म की स्वतंत्रता। इनमें से कौन सा। तो साथियों, इसमें से अनुच्छेद 19(1) करेक्ट राइट हो जाएगा, क्योंकि ये अधिकार फंडामेंटल ऑफ राइट्स के अंदर आता है और ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे अभी हिसाब विवाद चल रहा है इनकी श्रेणी में, तो ये इसलिए फंडामेंटल ऑफ राइट्स की श्रेणी में माना जाता है। बढ़ता है अगले। तो राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव ऑन द ग्राउंड ऑफ, यानी राष्ट्रपति कौन सी गलती करता है तब जाकर उनको पद से हटाया जा सकता। उनके द्वारा दुर्व्यवहार दर्शाया गया, ये भी नहीं हो सकता है। असक्षमता, इनकैपेसिटी, संविधान का उल्लंघन करे, उपयुक्त सभी लागू हो। अब इनमें से क्या सही हो सकता है। कब जाकर राष्ट्रपति को अपने पद पर्यंत हटाया जा सकता है। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। क्योंकि फेलिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब ये संविधान का उल्लंघन करने लग जाएगा तब उनको उनके पद से हटाया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन, वरिष्ठ वकील पदनाम किस धारा के तहत प्रदान किया जाता है? यानी वरिष्ठ वकील पद और नाम कौन सी धारा के तहत प्रदान किया जाता है? तो धारा 16 वकील अधिनियम 1961, क्योंकि सेक्शन एविडेंट एक्ट, धारा 26 वकील अधिनियम 1961, धारा 6 वकील अधिनियम 1961, धारा 15 वकील अधिनियम 1961। अब इन्होंने धारा 16, 26, उसके बाद में 6, 15 इन धारा का इन्होंने जिक्र किया। अब इन धारा में से वरिष्ठ वकील यानी सीनियर मोस्ट जजेस किसे कहा जाता है? द डिस्टिंक्शन सीनियर एडवोकेट एंड प्रोसीजर अंडर। तो धारा 16 के तहत सीनियर यानी ऑप्शन नंबर ए। पूर्व सुनवाई का अधिकार किस अधिनियम के तहत प्रदान किया जाता है? जब आपने सभी ने देखा होगा हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे में पूर्व सुनवाई, राइट द प्री एविडेंस इज प्रोविडेंट बॉय, किस अधिनियम के तहत कहा गया है? वकील अधिनियम 1961 की धारा 23, सेक्शन 33 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961, वकील अधिनियम की धारा 23, वकील अधिनियम की धारा 16 वकील अधिनियम की धारा 36। तो इसमें कौन सा हो सकता है? इसमें इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों वकील अधिनियम ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सेक्शन 23 में ये कहा गया है कि जब आप सुनवाई कर रहे हो रीपिटिशन दाखिल करते हो तो उसका अधिकार इस धारा के तहत कहा गया है 1961 की धारा 23 वकील अधिनियम। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिलोंग्स, बहुत सारी बार जज बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, यानी कि अब इसको मतलब बंद किया जाता है या फिर स्थगित किया जाता है, तो ये किस कानून के तहत? तो इसका पहला भारत के संविधान के भाग 6 के संशोधन के संग 7 में एंटी 7 और राज्य की एंटी 14, बी संघ सूची की एंटी 70 और राज्य सूची की एंटी 40, संघ सूची की एंटी 67 और राज्य की एंटी 13, या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से कौन सा हो सकता है साथी? तो इनमें से है पहला एंटी 7 ऑफ यूनियन लिस्ट एंड एंट्री 40 ऑफ स्टेट लिस्ट इन द विथ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के भाग 6 के संशोधन में संघ सूची 7 की एंटी 14 के तहत। क्वेश्चन नंबर 7, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जब PIL की अवधारणा भारतीय न्यायिक प्रणाली में पेश की गई थी? यानी कि जब PIL की अवधारणा जब भारतीय न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में उसके बारे में पेश की गई थी, तो इनमें उस समय के M हिदायतुल्लाह, MS अहमदी, MS आनंद, PN भगवती। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों PN भगवती। ये जब उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे जब PIL
PIL जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक प्रणाली की तरह पेश किया गया था तब उस समय। अगला प्रश्न, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति के विभिन्न रूपों में मौजूद महिलाओं की रोकथाम और उनके बच्चों के पुनर्वास के लिए विभिन्न कल्याण उपायों के वाद्य के कई दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि उन्हें और उनके बच्चों को निम्नलिखित मामलों में से किस मामले के तहत समाज में सम्मान के साथ जीविका और सामाजिक आर्थिक विकास के साधन प्रदान किए जाएंगे। तो देखते हैं इनका। पहला, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, यानी कि विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, AR 1997 सेक्शन 301। उसके बाद में विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AID 1997 सेक्शन 302, गौरव जैन वन यूनियन ऑफ इंडिया, SI धारा 1997 धारा 3021। दूसरा, दिल्ली घरेलू कार्यरत महिला फोरम इंडिया। तो इसका सीधा सा आंसर, जब मतलब यौन शोषण और उनकी आजीविका से संबंधित जब मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के तहत, तो उन्होंने गौरव जैन यूनियन ऑफ, इसके तहत इनको इनके हक और अधिकार प्रावधान दिए थे। बढ़ते अगले की तरफ। तो अगला ये रहा, हदीस मुस्लिम कानून के स्रोतों में से एक है, उनके अंतर्गत आता है हदीस। अब हदीस क्या है? भगवान के नबी शब्द, ये भी नहीं हो सकता है। नबी के शब्द और कार्य, न्याय विधियों और सर्वसम्मति निर्णय, औपचारिक फैसले। अब इनमें से कौन सा हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, वर्ड ऑफ एक्शन ऑफ द पैराग्राफ, नबी के शब्द और कार्य। देखते अगला, बौद्धिक संपदा अपील संबंधी बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? अब इनमें से बौद्धिक संपदा अपील संबंधित बोर्ड की स्थापना, तो सर्वाधिक अधिनियम 1957, पेटेंट एक्ट 1970, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 और डिजाइन अधिनियम 2000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क अधिनियम 1999। जब डेनमार्क अधिनियम 1999 में कुछ संशोधन हुआ था उनकी, उस समय पे डेनमार्क नहीं है, गलत। बढ़ते अगले की तरफ। किस अवधि, ये पूछता है अपन से अवधि, किस अवधि के भीतर फास्ट ट्रैक पंच फैसला पूरा होना चाहिए? किस अवधि को बोला? दैट इज द मैक्सिमम डायरेक्शन विदिन विच फास्ट ट्रैक एर्बिशन मस्ट बी कंप्लेंट। इस कंप्लेंट का निवारण किया जाना चाहिए जल्दी जल्दी फास्ट ट्रैक फैसले के अंदर। तो 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने, इन तीनों चारों में से क्या आएगा? इन तीनों चारों में से इसका करेक्ट आंसर 6 महीने। 6 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक फैसला आना चाहिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी धारा समन के तौर पर कार्य करती है? अब ये समन ये CRPC में भी इनका मिलता जुलता वर्ड है वैसे। तो अपन इसी आधार पे देखेंगे कि जिस आधार पर अपना AIB का जो एग्ज़ाम होती है उसी आधार पे। तो इनका धारा 60,
धारा 61, धारा 62, धारा 64। अब इनमें से क्या आएगा? इसका साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 61 सेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वी। सीआरपीसी के तहत न्यायाधीश के अभियोजन से संबंधित प्रावधान किस धारा के तहत किए जाते हैं? जब सीआरपीसी अंडर सीआरपीसी प्रोविजन रिलेशन ऑफ प्रोसीड्यूर्स ऑफ जज इज प्रोविड अंडर, तो साथियों धारा 195, धारा 197, धारा 98, धारा 99। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 197 के तहत न्यायाधीश अभियोजन, यानी कि जो लोक अभियोजक जो अधिकारी होता है उनसे संबंधित प्रावधान धारा 197 में दिए जाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो 14 ये रहा। बी कलकत्ता में सी दिल्ली में रहते हैं। अब साथियों जब बी कलकत्ता में रहता है, मानते सी दिल्ली में रहते हैं, सी दिल्ली में रहते हैं, इलाहाबाद में ए बी और सी एक साथ रहते हैं, ए बी सी, यानी कि ये इलाहाबाद में एक साथ रहते हैं, मान लेते हैं। बी और सी ने मांग पर संयुक्त प्रतिज्ञान बनाया और ए को भेज दिया। बी और सी पर ए कहाँ मुकदमा कर सकता है? तो इलाहाबाद में जहाँ कार्रवाई का कारण उठता है, तो साथियों इलाहाबाद में ये नहीं हो सकता है, क्योंकि इलाहाबाद में तो कार्रवाई का कारण उठेगा। कलकत्ता में जहाँ बी रहता है, क्योंकि बी एक अकेला रहता है, सी दिल्ली में जहाँ रहता है, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द एडव, उपरोक्त सभी, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, धारा 25 के तहत सेक्शन 50 एम्प्लॉयज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर एनी सुइट अफेयर्स ऑफ द अदर प्रोसीडिंग, यानी धारा 25 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को किस मुकदमे में अपील अन्य कार्यवाही के लिए स्थानांतरित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों देखा जाए तो पहला क्या बोल रहा है, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ये संभव नहीं हो सकता। जब केस एक राज्य से दूसरे राज्य में चल जाता है, वो निवासी होता, तब जाकर वो केस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम ऑन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, मतलब एक राज्य के हाई कोर्ट से दूसरे राज्य के, फ्रॉम द सिविल कोर्ट इन वन स्टेट ऑफ अनदर सिविल कोर्ट इन एनी अदर स्टेट, किसी राज्य के सिविल कोर्ट से किसी अन्य राज्य की दीवानी अदालत में। तो किसी राज्य के सिविल कोर्ट से, ये समझने गौर करने वाली बात ये इसलिए है क्योंकि दोनों ए और बी, ओनली ए एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय, क्योंकि धारा 25 इस बात पर जोर देती है कि आप अपने केस को, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश कि आप अपने केस को, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली ए, क्योंकि आप अपने केस को एक स्थान से दूसरे स्थान के दूसरे कोर्ट में ले जा सकते हो। ये धारा 25 के तहत प्रावधान दिया गया। देखते 17, लैटिन शब्द रेस स्पा लक्का टू
लक्की टूर का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? चीज़ें खुद की कहानी बोलती हैं। थिंकिंग स्पीक इज स्टोरी इट सेल्फ। देयर वेयर दिस इज कंसेप्ट देयर इज नॉइजिंग। जहाँ समिति है वहाँ कोई चोट नहीं है। दोनों ए बी, ये इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से थिंकिंग इज स्पोकिंग, ये नहीं, पहले चीज़ें खुद की कहानी बोलती है। लैटिन शब्द, इसका अर्थ, क्योंकि लैटिन भाषा से बना हुआ है। अगला, निम्नलिखित में से किस मामले में सामान्य रोजगार के सिद्धांत में पहली बार विकसित किया गया था? यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कॉमन एम्प्लॉयज। तो साथियों इसका आंसर ड्राइलर बनाम लेक्चर, प्रिस्टली बनाम फाउलर, एसबी बनाम वाइट, वेग बनाम माउंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिस्टली बनाम राउलर। बढ़ते अगले की तरफ। तो अगला ये रहा, काउंसलिंग की अनुशासनात्मक समिति को नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 कोड के तहत सिविल कोड की शक्ति में किस धारा में सम्मिलित किया गया है? कि काउंसलिंग की जो अनुशासन की जो समिति या उनकी शक्ति है, उनका प्रावधान 1908 कोड के तहत सिविल कोड में किस धारा के तहत प्रस्तावित किया गया? तो इसका पहला ऑप्शन वकील अधिनियम 1961 की धारा 36, वकील अधिनियम 1961 की धारा 42, वकील अधिनियम 1961 की धारा 42 और धारा 28। तो इनके बारे में वकील अधिनियम 1961 यानी बी वाला करेक्ट आंसर, बी इनका करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन 20 की तरफ। इंजुरिया माइन दमनम निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख मामला है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीडिंग केस इज इंजुरल शी डेमोन? तो इसका राइलैंड बनाम लेक्चर, एचबी बनाम वाइट, दोनोंग ना स्टेवेंसन, उपरोक्त सभी। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों एचबी बनाम वाइटर, क्योंकि इस मामले में इंजुरिया माइनर दमन शब्द का ये मामला आया था, इसका प्रयोग किया गया था, ये एक मामला था। विच वन इज लीडिंग केस ऑफ स्ट्रिक्ट लिबर्टी? सख्त दायित्व पर कौन सा अग्रणी मामला है? जब सख्त दायित्व कि इनको आपको ये काम दे दिया तो ये करना ही पड़ेगा। तो इनमें एलन बनाम थर्ड, रेलड बनाम नेचर, बोरियल बनाम यंग, दोनाब बनाम वेस्टर्न विच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राइलैंड वर्सेस नेचर पेल्चर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को अवैध कर दिया गया था, यानी सर्वोच्च न्यायालय को अवैध कब कर दिया गया था? सेशन 666A was invisible by the Supreme Court of India। तो इनका वाद अनवर वी वार बनाम पी के बशीर। अगला श्रेया सिंगल बनाम वर्सेस
दूसरा प्रफुल्ल देसाई बनाम महाराष्ट्र। उसके बाद में राज्य दिल्ली बनाम नवजोत सिद्धू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, श्रेया सिंघल बनाम एसआई के मामले में इनको सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था। इस धारा को मतलब इनको निश्चित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA किसके तहत अनिवार्य है? तो इसमें देखा जाए तो भारतीय वन अधिनियम, वायु अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इन ऑप्शन नंबर सी, यू आर करेक्ट। अगले क्वेश्चन का, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान से लड़कर जनता को परेशान या सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं तो उन्हें किस प्रतिबंध करने के लिए कहा जाता है? क्योंकि ये बात थोड़ी समझने वाली है कि जब दो व्यक्ति यानी ए और बी जब सार्वजनिक यानी सरकारी स्थान से लड़कर दोनों जनता यानी आम पब्लिक को परेशान करते हैं या सार्वजनिक को शांति भंग करते हैं तो उन्हें किस रूप में प्रतिबंधित किया जाएगा? तो साथियों, इनको दंगा बोलेंगे या फिर झगड़ा बोलेंगे या फिर हमला बोलेंगे या फिर उपयुक्त में से कोई, क्योंकि दो या दो से अधिक, तो दो व्यक्ति के बीच में यह लड़ाई हुई तो इनको झगड़ा नाम दिया जाएगा, झगड़ा। बढ़ते अगले, ये क्वेश्चन लास्ट है अपने, वर्ग द्वेष नीच की गई किस धारा में दिया गया है? वर्ग द्वेष, तो साथियों इनमें से वर्ग द्वेष प्रमोशन ऑफ क्लास हर्टेड इन गिव अंडर, तो CRPC की धारा 153, उसके बाद में 153AA, 153(8), 153A, 144A। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा IPC की धारा, इंडियन IPC की धारा 153A के तहत इनको वर्ग द्वेष नीच की संज्ञा, द्वेष नीच की संज्ञा दी गई है। अगर साथियों ये वीडियो आपको समझ में आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली और AIB एग्ज़ाम के बारे में मैं क्लियर से और वीडियो लेकर आता रहूँगा। और ये एग्ज़ाम वर्ष में 2 बार होती है और ये एग्ज़ाम होती रहेगी वैसे, क्योंकि इसमें वैसे क्वेश्चन तो और भी है पर समय कम होने के कारण मैं छोटे छोटे वीडियो के रूप में आपको देने का कष्ट करता हूँ। इसलिए धन्यवाद साथियों। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं इसी के साथ में अगले वीडियो की तरफ।